हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में जो कि बीपीएससी और आने वाले एग्ज़ाम में यूपी लेखपाल के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो प्रेसिडेंट हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 52 से 78, जो आर्टिकल 52 होता है से 78 जो होता है वो आपका डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो होता है वो आपका केवल प्रेसिडेंट ही नहीं होता है, आपका आपका प्रेसिडेंट भी होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। और स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है आपकी वो बहुत ही ऊंची है। उसे हम हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, आपका हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं आपका। यानी कि कोई भी बिल हो, यानी कि वो सुप्रीम अथॉरिटी हो गया। कोई भी बिल होता है लास्ट में पास जो होता है वो प्रेसिडेंट ही करेगा आपका। विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कोई बिल भी जो होता है वो एक्ट नहीं बन पाता है। तो मेनली जो होता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, केवल प्रेसिडेंट ही नहीं होता है, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका अटॉर्नी जनरल, ये सभी जो होते हैं वो आपके पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। ठीक, अब आता है सबसे मेन जो होता है कि इलेक्शन इलेक्शन हम कैसे करते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक, अब इलेक्शन में जो होता है कभी भी जो होता है, सबसे पहली बात तो डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है। इसका डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी जो होता है आपका एक नॉर्मल पीपल जो भी होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपका इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बना होता है आपका। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो होता है आपका जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, वो इम्पोर्टेंट होता है आपका। एक होता है आपका जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, आपके जो बोथ हाउसेज, एक तो सबसे मेन होता है कि इलेक्टेड मेंबर, कोई भी एक हाउस में, जैसे आप लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ जो थी आपकी वो 550 है आपकी। ठीक, इसमें जो होते हैं कुछ इलेक्टेड मैनर से आएंगे, कुछ आपके नॉमिनेटेड होंगे आपके। ठीक, तो आपके जो ये नॉमिनेटेड होंगे आपके, तो वो जो होते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे आपके। प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट कर रहा है इनको, तो ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है आपका, इधर हाउस, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, जो आपके हर राज्यों में जो विधान सभा होती हैं उसके भी केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुदुचेरी, केवल इन्हीं दो टेरिटरी जो यूनियन टेरिटरी होती हैं इन्हीं के केवल इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी सबके नहीं। ठीक, कोई एक बात हमेशा याद रखना, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना आपके, कोई भी होते हैं आपके नॉमिनेटेड, चाहे आपके लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के हों, और आपके, हाँ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जितने भी, और बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी होती है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, तो इसमें इलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका ये होता है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, याद रखिएगा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का भी हो, या जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं आपके। ठीक, अब एक आता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है आपका जो विधान परिषद होती है आपकी। एक तो स्टेट में विधानसभा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो इसके जो होते हैं आपके ना ही इलेक्टेड मेंबर और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी के भी होता है, जिस जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है
उनके ना ही इलेक्टेड मेंबर और ना ही आपके नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट में। अब सवाल ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा को तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ये क्यों पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रोसेस में, प्रेसिडेंट के प्रोसेस में? तो ये इसलिए करते हैं, सबसे पहली बात जो आपका प्रेसिडेंट जो होता है उसके जब आप पावर पढ़ेंगे ना, तो ये जो हेड होता है ना आपका स्टेट हेड, हेड होता है ये आपका यूनियन का ही नहीं, ये आपका स्टेट का भी जो होता है ये हेड होता है आपका। स्टेट का हेड का मतलब होता है इन सर्टेन कंटिजेंसी या फिर कुछ कंडीशन आ जाती है तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट करेगा आपका, और वो सर्टेन डायरेक्शन भी जो है वो प्रोवाइड कर सकेगा स्टेट में। यूनियन टेरिटरी का तो एडमिनिस्ट्रेशन करता ही आपका प्रेसिडेंट होता है, थ्रू डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली होता है अपॉइंटेड बाई हिम। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसीलिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये प्रोविज़न जो होता है वो यूनिफॉर्मिटी को शो करता है, यानी कि आपका ऐसा नहीं कि हमने यूनियन को ही इतना स्ट्रांग बना रखा है और जितने भी आपका पावर रहेंगी वो आपको यूनियन के पास ही रहेंगी, स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ कर पाएगा। तो इसलिए स्टेट के भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो तीन चीज़ें होते हैं आपके, एक तो आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज आपका लोकसभा राज्यसभा वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली एंड द पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बाकी यूनियन टेरिटरी के नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बसती है उसके ना ही इलेक्टेड मेंबर और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर ये आपके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक, तो ये तो आपके इलेक्शन का वो हो गया। नंबर 2, एक चीज़ आती है कि मान के चलो कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर है और वो जो है वो डिज़ोल्व हो गया आपका, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है और वो डिज़ोल्व हो गया, असेंबली जो होती है आपका स्टेट असेंबली है आपकी वो डिज़ोल्व हो गई आपकी। तो अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है आपकी तो उसके जो मेंबर होते हैं ना आपके, उसके जो मेंबर होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये तो डिज़ोल्व हो गई। जब डिज़ोल्व हो गई तो भैया इनके मेंबर का अब कोई काम नहीं, अब तो फ्रेश इलेक्शन होगा, आपका फ्रेश इलेक्शन होगा, और फ्रेश इलेक्शन से जो आपके जो मेंबर होंगे, अगर बिफोर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट से पहले अगर फ्रेश इलेक्शन होके एक वहाँ पे एक सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, इलेक्टेड मेंबर आपके जो पीपल होते हैं आपके डिफरेंट स्टेट में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के उसमें भेज देते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसमें वो लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि एक तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब आता है इसमें कि कौन से मैनर से हम जो है हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो पाएगा। आपको ये तो मालूम ही होगा कि आपका जो प्रोपोर्शनल मेथड जो होता है वो लगता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई प्रोपोर्शनल मेथड क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है आपका। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है इसमें मेन होता है ना, अब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके एमपीज़ होते हैं आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, तो इनकी ना वैल्यूज़ होती हैं आपकी कुछ, इसकी जो वैल्यूज़ होती है आपका। अच्छा, इनके इलेक्शन में जो आपकी एमएलए की एक वैल्यू जो होती है ना वो आपकी ज़्यादा होती है, एक जो एमएलए की जो वैल्यू होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। क्यों जो होती है आपकी मेन होती है इसमें ईच डिफरेंट स्टेट में जो एक एमएलए हो जाता है ना उसकी एक वैल्यू निकलती है,
वो वैल्यू को एड अप करते हैं आपका, तो वो एक वैल्यू जो होता है, उस वैल्यू को जब हम सम करते हैं, वही पार्टिसिपेट जो है आपका पार्टिसिपेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है आपका। इसमें जो होता है आपका जो एमएलए की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और 1000 का डिवाइड करेंगे, तब हमको एक एक एमएलए की जो होता है आपका वो वैल्यू निकलेगी आपकी। ठीक, जो वो होती है वो आपकी वैल्यू ऑफ एमएलए जो है वो आपकी निकलेगी। और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी जो एमपीज होता है आपका, द टोटल वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। इससे जो होता है वो एक आपको नंबर मिल जाएगा कि, और वही जो होता है वो हेल्प करेगा आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस में। तो इसमें जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम एमएलए की जो वैल्यू निकालते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ मोर सुपीरियर देन द एमपीज़ वैल्यू। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू इसलिए होता है हेड का, हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका, ऐसा नहीं यूनियन का भी होता है, स्टेट का भी होता है आपका। ठीक, हाँ वो बात अलग होता है कि जो रियल पावर होती है आपकी, वो आपकी प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है आपकी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, जो कि अभी आगे भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जिस इज़ रिलेटेड टू द आपके प्रेसिडेंशियल प्रोसेस पे होता है। ठीक, आगे जो है हम पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड जो होता है वो यूज़ होता है आपका, मेन जो होता है वो कौन सा मेथड होता है वो आपका यूज़ होगा आपका। तो इसमें जो होता है देखिए, ये एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं आपको, हम राज्यसभा में भी यूज़ करते हैं हम। ठीक, तो प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक सीट फिल्ड करनी पड़ती हैं। जब दो या दो से अधिक सीट जो है वो फिल्ड करनी पड़ती हैं, तब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि नो वोटर, एवरी वोटर हैज़ अ सिंगल, जो वैल्यू होती है ना आपकी, आपका जो वोटर होता है उसके जो वोट की वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यू होती है आपकी। जब सिंगल वैल्यू होती है आपकी, मान के चलिए होती है आपकी, हर स्टेट में डिफरेंट वोटर्स होते हैं आपके, जो कि वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, और वो जो इलेक्टेड प्रोसेस, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको करते हैं तो इनके वोट की वैल्यूज़ होती है आपकी, तो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है इनकी सिंगल वैल्यू होती है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन आप करेंगे ना उस फॉर्मूले से कि आप वैल्यू जब निकालते हैं एमएलए की, तो वो आपकी 1 नहीं निकलती है, वो 1 से ज़्यादा निकलती है, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों मेथड होते हैं ये सुटेबल नहीं बैठते हैं आपके इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट में। लेकिन यही दोनों की वजह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो इनके मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। उसके बाद होता है आपका इलेक्शन डाउट्स एंड द डिस्प्यूट। जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर डाउट रहेगा आपके इलेक्शन प्रोसेस से, कोई भी अगर मान के चलिए इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होता है आपका, कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी आपकी इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो डाउट है, तो वो जो होता है, जो फाइनल अथॉरिटी होती है ना, डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। गारंटर का मतलब होता है वो भैया गारंटी लेता है कि मैं जो होता है जितने भी सिटीजन ऑफ इंडियन है आपका या विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं इनके फंडामेंटल राइट की गारंटी लेता हूँ।
अगर किसी अथॉरिटी ने उस फंडामेंटली राइट को वायलेट करा, अब वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे, तो भाई वो आदमी या वो पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, एक आर्टिकल होता है आपका 32 और स्टेट लेजिस्लेचर में होता है 226। तो इन आर्टिकल के थ्रू वो डायरेक्टली, इस आर्टिकल के थ्रू डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, आपको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आप संभालो भैया। ऊपर से जो आर्टिकल 226 होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर में अप्लाई होता है कि कोई किसी भी पर्सन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली जो होता है वो हाई कोर्ट में जा सकता है और ये कह सकता है कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट भैया वायलेट हो गया, आप इसको इन्फोर्स करिए, कैसे भी ये हमको नहीं मालूम। तो आपके जितने भी इलेक्शन डाउट और डिस्प्यूट रहेंगे आपके रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना, इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करेगा और इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होगा। नंबर दो इसमें जो होता है आपका, हाँ, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो होता है ना, जो प्रोसेस होता है उसका, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं आपको, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कौन से ग्राउंड पे? कि भाई जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने पढ़ा था ना कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, आपके बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के, दिल्ली अंदर लगे पुदुचेरी के, तो इलेक्टोरल कॉलेज भैया इनकम्प्लीट है। इसके बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इनकम्प्लीट हुआ भाई? इनकम्प्लीट का मतलब मान के चलिए कोई मेंबर ने कहा कि भाई ये अभी इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ वैकेंसीज हैं या फिर कोई अब्सेंट हैं, किसी की डेथ हो गई, तो भाई इसके नाम पर जो होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वो रद्द नहीं करवा सकता है। ठीक, ये आपका ये बहाना नहीं चलेगा, यानी कि और कोई बहाना चल सकता है लेकिन ये बहाना नहीं चल सकता कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। पहले फुल आपके जो है वैकेंसी, मान के चलिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो आज डिसॉल्व हो गया, अब भाई कोई मेंबर ये नहीं कहे भैया हमने पार्टिसिपेट नहीं करा, ये तो बात गलत हो गई। तो इसलिए इसके बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। नंबर तीन, इसमें एक बात और कि मान के चलिए कि आपने चैलेंज तो कर दिया, ठीक, और प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वाइट, कैंसिल कर दिया कि भाई ठीक है, इस प्रोसेस में जो होता है कि ये प्रोसेस ही गलत हुई है आपकी, कि ये कुछ भी हो, तो जो आपका मान के चलिए कि जो प्रेसिडेंट होगा ना, जो इलेक्शन ऑफ ए प्रोसेस, जो पर्सन होता है एज अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वाइट। अब ये तो नहीं है ना कि भाई इलेक्टेड तो हो गया, अब इलेक्टेड के बाद मान के चलिए वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाई और वो जांच कर रही है, कुछ महीनों के बाद भैया पता चला कि भाई इलेक्शन प्रोसेस में भैया हुई है धांधली और भाई ये गलत है। तो इस प्रेसिडेंट ने, ये जो चुन के बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर कोई भी उस मान के चलिए उस 1-2 महीने में काम करे होंगे, कोई मान के चलिए बिल पे अपनी एसेंट दी होगी या अपने पावर यूज़ किया होगा। अब पावर कई सारी होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, आपकी फिनेंशियल पावर भी होती है, डिप्लोमेटिक भी पावर होती है, आपकी इमरजेंसी पावर होती है। तो उस पावर का यूज़ किया है तो वो सारे जो होते हैं वो इसके वर्क होते हैं वो इनवैलिडेटेड नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे, रिमेन इन फोर्स। ठीक, इनवैलिडेटेड क्यों नहीं होंगे? देखिए, एक ही इलेक्टेड इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आए हैं प्रेसिडेंट, तो भाई ये हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो होता है पूरे स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी फंक्शन होते हैं ना, जितने भी वर्क होते हैं वो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट पे होते हैं। जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि भैया कोई और साइन कर दे, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। तो भैया हेड ऑफ द स्टेट है, कोई नहीं, ठीक है, रियल पावर भैया प्राइम मिनिस्टर के पास होती है जो कि पूरा फंक्शन चलाते हैं, गवर्नमेंट का कंडक्शन चलाते हैं, लेकिन मेन जो होता है आपका हेड ऑफ द स्टेट फाइनली प्रेसिडेंट ही है। अगर इनका मूड हो गया पॉकेट वीटो यूज़ कर लेंगे, कोई बिल आ गया भैया हमको देनी ही नहीं है, तो वो इनका जो है
वो इसीलिए जो होता है हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, आगे जो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे पहली बात तो कई लोग होते हैं भैया हम भी पार्टिसिपेट करने चाहिए, जो जितने भी पीपल ऑफ इंडिया भैया इनडायरेक्ट क्यों है, इनसे डायरेक्ट करो, हम भी भैया करें कि भाई ये कैसे बन गए, ये कैसे खड़े हो गए, तो ये भी बहुत वो होता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हम इसका क्यों करते हैं, सबसे मेन बात होता है आपके वही जो पहले बताया था कि जो रियल जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये आपके हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं आपके, ऊपर से ये रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो मेन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर करता है आपका, ठीक, ना कि प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट सारे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पे तो किए जाएंगे, लेकिन मेन जो होता है ना वो आपका ये होगा। आपने देखा होगा, आपको पार्डनिंग पावर पढ़ोगे ना, जब माफ़ी क्षमा की बात कर रहा हूँ, ये पार्डनिंग पावर भी होता है, यानी कि ये मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है। तो जो स्टे ऑर्डर लगता है ना, मान के चलो कि किसी भी आदमी को भाई मौत की सज़ा हो गई, तो वो भाई स्टे ऑर्डर ले सकता है आपका। उस स्टे ऑर्डर में आप पढ़ोगे ना, पीसीटी होता है आपका, पार्डनिंग होता है, कॉम्यूटेशन होता है, रीमिशन होता है, रिस्पाइट होता है, रिप्राइव होता है। तो रिप्राइव जो होता है ना, ये स्टे ऑर्डर होता है आपका। स्टे ऑर्डर होता है यानी कि डिलेइंग, या फिर होता है आपका एक टेम्परेरी पीरियड में होता है आपका डिलेइंग ऑफ द एग्जीक्यूशन होता है, स्पेशली इन केस ऑफ द डेथ पे वो आपका करेगा। तो मेन होता है ना आपका, उस जब स्टे मिल जाएगा ना, तो वो होता है वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सकता है, कॉम्यूट के भी कर सकता है आपका। तो ये मेन होता है, ठीक। तो इसलिए जो होता है ना आपका, अच्छा हाँ, जो पार्डन मेन जो होता है ना, पार्डनिंग मृत्युदंड किसको, जब भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जब उसको अप्रूव करेगा कि भैया ठीक है आप दे सकते हैं, तब वो देगा आपका प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट के मूड में आ गया कि ठीक है चलो वही दे दो, ठीक। वो सर्टेन पावर होती हैं आपकी, लेकिन इसके लिए एडवाइस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं, ठीक। नंबर दूसरा जो है आपका कि वेरी कॉस्टली होती है। एक तो प्रोसेस ही आदमी को समझ में नहीं आती है कि भैया कौन कौन सी प्रोसेस होती है। भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सबको नहीं समझ में आता है। वेरी कॉस्टली होता है आपका, एक्सपेंसिव होती है आपकी, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इन्हीं दोनों मेथड की वजह से होता है, दोनों कारण की वजह से हम जो होता है वो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद होता है क्वालिफिकेशन। भाई क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, कि भाई एक नॉर्मल बंदा भी सोच सके चलो ठीक है यार प्रेसिडेंट के लिए करते हैं फाइट। सबसे पहली बात तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक। दूसरा ही शुड हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज। ये एज याद रखिएगा, बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, स्पेशली जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके। प्रेसिडेंट में होता है वो आपका 35 है, ठीक। लोकसभा के लिए आप 25 में एलिजिबल हो जाते हैं भैया, कि 25 आपने कंप्लीट करा नहीं, आप लोकसभा का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये राज्यसभा में 30 ईयर्स ऑफ एज हो जाती है, ठीक। इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं आपका, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, बस 1/3 मेंबर होते हैं, वो रिटायर्ड होते हैं आपका एवरी 2 ईयर, ठीक। ठीक, तो ये हो गया आपका। तीसरा जो होता है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो क्वालिफाइड हों, ऐसा नहीं है कि भैया क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं। नंबर 3, ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अंडर एनी यूनियन गवर्नमेंट, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है एक्चुअली, इसको जो होता है ना, इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा अलग है, लेकिन मेन है जो आगे आप पढ़ेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब एक टाइप का मान के चलिए कि आप प्रेसिडेंट के लिए तो वो कर रहे हैं, आपका मान के लीजिए प्रेसिडेंट, तो आपका जो होता है ये आपकी जो पेमेंट होगी, आपकी सैलरी होगी, अलाउंसेस होगी, वो आपका चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक। अब इसका मतलब होता है आपका, आप जो होते हैं किसी और भाई कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डायरेक्टर पोस्ट पे आप हैं, और वहाँ से भी जो होता है, और ये जो होता है वो ओन कर रही है कोई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। ये जो कंपनी है अगर उसके कुछ कंप्लीट या पार्शियल जो शेयर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, और वो आपको पे कर रही है, रेमुनरेशन दे रही है आपको, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही कहा जाता है आपका,
ठीक, जब आप किसी पोस्ट के लिए, वो भी इतने बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक टाइप के आप इलेक्टेड हैं, तो आप उस पोस्ट की जो एक होती है डिग्निटी, उसको मेंटेन रखिए। तो ये सर्टेन कंडीशन होती है विच शुड बी फॉलोड एंड विच शुड बी नेसेसरी फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद होता है आपका यस, जब कोई भी जो होता है आपका, जैसे मान के लीजिए सिटिंग प्रेसिडेंट है, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ सिंह कोविंद है, मान के चलिए इनका जब ख़त्म हो जाएगा ये इनका कार्यकाल, तो ये दोबारा भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मतलब होता है वो दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन है, कोई गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, कोई भी मिनिस्टर है यूनियन का या फिर किसी स्टेट का, ये सभी लोग, ठीक, वो क्वालिफाइड होते हैं आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। नंबर 2, जो एक प्रपोजर भी होते हैं आपके, जो प्रेसिडेंट, अगर मान के चलिए कि कोई भी एक फला बंदा है कि भैया राम खिलावन जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो होता है वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो भैया एक तो होते हैं प्रपोजर और एक होते हैं सेकेंडर, तो ये भी 50 होने चाहिए और ये भी 50। प्रपोजर का मतलब मैंने मान के चलो कि राम खिलावन जो भैया जा रहे हैं, तो प्रपोज का मतलब होता है 50 लोग आने चाहिए कि भैया जिन्होंने प्रपोज करा कि भैया राम खिलावन बहुत अच्छा है, इनको प्रेसिडेंट होना चाहिए। नंबर 2 सेकेंडर, सेकेंडर का मतलब ये जो होता है इन प्रपोजर को भैया करें कि भैया ये सही कह रहे हैं, राम खिलावन को बनना चाहिए, ये बहुत अच्छे राष्ट्रपति बनेंगे। तो मेन आपको याद करना है कि जो प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं ना, ये 50-50 होते हैं। नंबर 2, 15,000 रुपये की धनराशि आपको, या जो अमाउंट होता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको सबमिट करना पड़ता है। अच्छा हाँ, जब इलेक्शन विलेक्शन हो गया ना, तो भैया ये सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी अगर 1/6 वोट भी नहीं पड़े आपको। जो टोटल वोट पोल्ड होते हैं ना, उसका अगर 1/6 भी नहीं पड़ा ना, तो ये चली जाएगी दद्दा। इसलिए आराम से राम खिलावन इसीलिए नहीं कर रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में 15,000 के चक्कर में। ठीक है, तो मेन होता है आपको क्या याद करना है कि 15 प्रपोजर होते हैं, 50 प्रपोजर होते हैं, 50 ही सेकेंडर होते हैं, और 15,000 रुपये आपको करनी पड़ती है। 1/6 अगर नहीं मिले आपके तो फोरफीट हो जाता है आपका। और ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान के चलिए ये नहीं है, एब्सेंट हैं आपके, तो आपका जो सीनियर मोस्ट जो जज होगा आपका, वो आपको ओथ दिलवाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, all the dispute regarding the election process of the president, the qualification, the what qualified, what qualification which required for election as a president, and the oath. ठीक, and why the indirect election is conducted for the presidential election. तो all is about the president. इस आगे जो होता है हम लोग पढ़ेंगे इसके पावर, इम्पीचमेंट, टर्म। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो।